हेलो दोस्तों, आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ और आज का हमारा टॉपिक रहेगा अरस्तु। दोस्तों, हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र की सीरीज लेकर चल रहे हैं और ये जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र की सीरीज है इसमें हमने पीछे की क्लासेज में देखा प्लेटो। ये जो प्लेटो थे उनके शिष्य कौन थे? अरस्तु माने जाते हैं। दोस्तों, पाश्चात्य काव्य शास्त्र हिंदी साहित्य की तैयारी करने वालों के लिए अति महत्वपूर्ण बिंदु है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र वैसे तो हमें नीरस दिखाई देता, लेकिन होता बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और यह आप जान चुके होंगे हमारी पीछे की क्लासें देखकर। दोस्तों, अगर पीछे की क्लासेज नहीं देखी है तो कहना चाहेंगे अवश्य देखिएगा, ताकि आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, आपका एक ये रुचि जागृत हो जाए पाश्चात्य काव्य शास्त्र में। आइए आज हम पढ़ते हैं अरस्तु को। अरस्तु प्लेटो के शिष्य माने जाते हैं और प्लेटो ने अनुकरण सिद्धांत दिया और कहा कि जो कला है वह कला आपकी फोटोकॉपी की भी फोटोकॉपी है, यानी सत्य से 3 गुना दूर है। यह कहा प्लेटो ने। प्लेटो ने कहा कि जो सत्य है वो ईश्वर है और जगत ईश्वर की अनुकृति है और काव्य जगत की अनुकृति है, यानी कि जो काव्य है या कला है वह अनुकृति की भी अनुकृति है, इसलिए कला मिथ्या है और कवि जो है वो त्याज्य है, उसे देश निकाला दे देना चाहिए। ये सभी विचार प्रस्तुत किए किसने? प्लेटो ने। प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु और अरस्तु को प्लेटो अपने बहुत ही समझदार शिष्यों में गिनती किया करता था। यहाँ तक कि प्लेटो ने अपनी एकेडमी के अंदर ये कह दिया था कि मेरी एकेडमी के जो आधार हैं, जो स्तंभ हैं, वो है मेरे अन्य शिष्य, लेकिन मेरी एकेडमी की जो आत्मा है वो कौन है? अरस्तु है। कहने का भाव कि अरस्तु को प्लेटो सबसे प्रिय शिष्य का दर्जा देते थे और अरस्तु ने प्लेटो के सिद्धांत का शोधन करे विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। प्लेटो का मानना है कि अनुकरण फोटोकॉपी की फोटोकॉपी है, यानी बिल्कुल ही त्याज्य है। जो कविता है वो अनुकरण के माध्यम से बनाई गई है, इसलिए उसे त्याग देना चाहिए, वह राष्ट्र हित के लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं अरस्तु की, तो अरस्तु ने अपने ही गुरु के विचारों को काटते हुए अपना मत प्रस्तुत किया कि सही है, कविता है या काव्य है वह अनुकृति है, वह अनुकरण है, लेकिन वह अनुकरण मात्र स्थूल अनुकरण नहीं है। एक अरस्तु कहते हैं कि प्लेटो के विचारों का शोधन करते हुए कहते हैं कि प्लेटो ने जो अनुकरण दिया वह अनुकरण एक चित्र कला का अनुकरण था, केवल बाह्य स्वरूप का अनुकरण था। लेकिन जो अरस्तु कहते हैं वास्तविक जो अनुकरण होता है वह अनुकरण आपका आंतरिक अनुकरण होता है, संगीत का अनुकरण होता है। कवि कभी भी बाह्य चित्र का अनुकरण नहीं करता है, कवि हमेशा संगीत का अनुकरण करता है। तो इस प्रकार से अरस्तु और प्लेटो के अनुकरण में हमें भिन्नता दिखाई देती है। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण है। ये हमसे पूछा जाता है कि अनुकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो अनुकरण सिद्धांत प्लेटो ने भी दिया और अनुकरण सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु ने भी दिया। लेकिन अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत था वह प्रसिद्ध अनुकरण सिद्धांत माना गया, क्योंकि प्लेटो का जो अनुकरण सिद्धांत था वह घोर आदर्शवादी सिद्धांत माना गया, उसमें कट्टरता पाई जाती है। लेकिन जो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है यह अनुकरण की वास्तविक गहराइयों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। तो अनुकरण सिद्धांत प्रसिद्ध किसका रहा? अरस्तु का रहा। आइए अब हम देखते हैं अरस्तु के बारे में। अरस्तु का जन्म हुआ 384 ईस्वी पूर्व में और इनकी मृत्यु हुई 322 ईस्वी पूर्व में। इनका जन्म 384 ईसा पूर्व माना जाता है और इनका की मृत्यु 322 ईसा पूर्व मानी जाती है। इनका यूनानी नाम अरिस्टोतिलेस था। ध्यान रखने योग्य है, नेट की परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि अरस्तु का यूनानी नाम क्या था। तो अरस्तु का यूनानी नाम क्या था? अरिस्टोतिलेस था। इनका जन्म स्थान कहाँ था? ये मकदूनिया के रहने वाले थे। इनके गुरु का नाम प्लेटो था और इनके शिष्य का नाम क्या था? सिकंदर माना जाता है।
अरस्तु के पिता जो थे वो यूनानी सम्राट फिलिप के राजवैद्य थे। दोस्तों आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि जो अरस्तु है इन्होंने विरेचन सिद्धांत दिया। अरस्तु के 3 सिद्धांत प्रमुख हुए, एक अनुकरण सिद्धांत था, दूसरा त्रासदी सिद्धांत था और तीसरा विरेचन सिद्धांत था। इनके पिता सम्राट फिलिप के राजवैद्य थे और कहा जाता है कि एक दिन ये अपने पिता को दवाई देते हुए देखा। इनके पिता वैद्य थे, ये राजवैद्य थे, और जब किसी व्यक्ति को कोई रोग लग जाता तो इनके पिता उन्हें दवाई देते और उसका वो रोग ठीक हो जाता। एक दिन अरस्तु ने अपने पिता से पूछा कि हम ये दवा इनको क्यों देते हैं और इस दवा से इनका रोग कैसे ठीक हो जाता है। इनके पिता ने इसे विस्तार से समझाते हुए कहा कि हम जो दवा दे रहे हैं यह दवा रोग का विरेचन कर देती है। मनुष्य की हड्डियों में जो रोग के कीटाणु वस्तु के होते हैं उनका विरेचन हो जाता है, मलमूत्र के माध्यम से वो कीटाणु बाहर निकल जाते हैं और व्यक्ति ठीक हो जाता है। अरस्तु ने इस बात पर बहुत अधिक गहन चिंतन किया और उन्होंने सोचा कि एक मनुष्य की बीमारी को दूर एक विरेचन के माध्यम से किया जा सकता है, तो आज हर मनुष्य ही बीमारी से ग्रस्त है, हर मनुष्य ही रोगग्रस्त है और उन्हें रोग लगा हुआ है विचारों का, उन्हें रोग लगा हुआ है आत्मा का। तो ये जो उनके विचार हैं उनका विरेचन कैसे किया जा सकता है। और उन्होंने गहन चिंतन के पश्चात हमारे समक्ष एक फॉर्मूला दिया विरेचन सिद्धांत का। और उन्होंने कहा जिस प्रकार से दवा से रोग का विमोचन हो जाता है, विरेचन हो जाता है, उसी प्रकार से दुखांत भावों का विरेचन भी काव्य कला के माध्यम से किया जा सकता है। इन्होंने सिद्ध किया कि एक मनुष्य में रोग उत्पन्न क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो शारीरिक स्थिति होती है वो अच्छी नहीं होती, उनका खान पान अच्छा नहीं होता है, उनका रहन सहन अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण एक मनुष्य को रोग लग जाता है और दवा देकर उस रोग का विरेचन किया जा सकता है। तो इन्होंने भी कहा कि एक मनुष्य जो है उसमें ट्रेजेडी क्यों आ जाती है, उसमें त्रासदी क्यों आ जाती है, क्योंकि वह दुखांत घटनाओं से ग्रसित होता है। उसके जीवन में अनेक दुखांत घटनाएं आती हैं जिसके कारण वह त्रासदी का शिकार हो जाता है, जिसके कारण वह दुख का शिकार हो जाता है। और उसी दुख को इन्होंने काव्य कला के माध्यम से विरेचित कर दिया, उसी दुख को इन्होंने काव्य कला के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश की और सिद्धांत हमारे समक्ष रख दिया विरेचन सिद्धांत। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो त्रासदी है ये दुखांत घटना होती है। अरस्तु के अनुसार जो भी दुखांत घटना होती है वह हमारे अंदर एक प्रकार का रोग उत्पन्न कर देती है, वह हमारे अंदर दुख भरे विचारों को उत्पन्न कर देती है और ये विचार मनुष्य की भावात्मक जो शक्ति होती है उसे कम कर देते हैं। और इन विचारों को बाहर निकालने के लिए हमें विरेचन की आवश्यकता होती है। तो जो त्रासदी सिद्धांत था उसके परिणाम स्वरूप इन्होंने विरेचन सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इन्होंने कहा मनुष्य सबसे पहले अनुकरण करता है किसी भी दुखांत घटना का, तो उसके अंदर दुख के भाव उत्पन्न होते हैं और उस दुख के भाव को निकालने के लिए हमें विरेचन की प्रक्रिया करनी पड़ती है, हमें विरेचन करना पड़ता है जिससे कि व्यक्ति दुख मुक्त हो जाए, व्यक्ति दोष मुक्त हो जाता है। और एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जब दोष मुक्त हो जाता है तो उसके अंदर कला का जन्म होता है, उसके अंदर उचित भावों का जन्म होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के जो भावात्मक विचार होते हैं, जो वासनाएं होती हैं, उनको मूर्त रूप दिया जा सकता है, जो समाज उपयोगी है, समाज के लिए हानिकारक नहीं होता है। तो ये जो अरस्तु थे इन्होंने जो त्रासदी सिद्धांत या जो विरेचन सिद्धांत अपनाया, यह अपने पिता के आधारभूत अपनाया, अपने पिता की सीख से अपनाया। तो इनके पिता थे वो राजवैद्य थे, ये बीमारी का विरेचन करते थे। तो अरस्तु ने वहीं से हमारे दुखांत घटनाओं से ग्रसित विचारों का विरेचन करना आरंभ कर दिया। उसके बाद आते हैं जो अरस्तु थे, अरस्तु ने प्लेटो के विचारों का शोधन किया। जो अरस्तु थे इन्होंने प्लेटो के विचारों का शोधन किया, जहाँ प्लेटो कहना चाहते हैं कि जो कविता है वह
त्याज्य है, जो कवि है उसे देश निकाला दे देना चाहिए। वहीं पर अरस्तु कहते हैं कि प्लेटो के ये जो विचार थे, इन विचारों में हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जो कविता है वो त्याज्य नहीं है, कवि को देश निकाला नहीं देना चाहिए, क्योंकि कविता हमारे अंदर के दुखों का विरेचन करती है और एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, और कवि समाज उपयोगी होता है। उसके बाद कहा कि अरस्तु ने काव्य की समीक्षा स्वतंत्रता पूर्वक की है। अरस्तु कहते हैं कि जो काव्य होता है उसकी समीक्षा स्वतंत्रता पूर्वक होनी चाहिए, न कि राजनीतिक चश्मे पहनकर होना चाहिए। जैसे इनके गुरु प्लेटो ने कहा कि जो कविता होती है उससे किसी अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता है। जो कविता होती है उससे किसी व्यक्ति को रोग मुक्त नहीं किया जा सकता है। जो कविता होती है उससे कोई युद्ध जीता नहीं जा सकता है। तो उन्हीं विचारों की स्वतंत्रता पूर्वक समीक्षा करते हुए अरस्तु कहते हैं कि कविता एक व्यक्ति के दुखों का मोचन कर सकती है, एक व्यक्ति को रोग से ग्रस्त व्यक्ति को शुद्ध कर सकती है। कविता एक व्यक्ति को अच्छा नागरिक बना सकती है, क्योंकि कविता से भावों का जन्म होता है, कविता से विचारधाराओं का जन्म होता है। और उन्होंने कहा कि एक कविता एक राष्ट्र को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकती है, क्योंकि कविता व्यक्तित्व में परिवर्तन लाती है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का शोधन कर उसे शुद्ध बना देती है, तो व्यक्तित्व में परिवर्तन लाती है, जिससे एक समाज का, एक राष्ट्र का उत्थान किया जा सकता है। जो अरस्तु थे उन्होंने काव्य की जो समीक्षा थी वो कैसे की? स्वतंत्रता पूर्वक की। उन्होंने प्लेटो की तरह दर्शन या राजनीति के चश्मे पहनकर समीक्षा नहीं की कि ये जैसे प्लेटो थे घोर दर्शनवादी थे, उन्होंने कहा केवल ईश्वर सत्य है और ईश्वर की ही चर्चा कविता है, बाकी कोई कविता नहीं है। और एक कविता जो है वो एक अच्छा डॉक्टर बनाती है, कविता है वो एक अच्छा नेता बनाती है। तो ये जो राजनीतिक और जो दर्शन के चश्मे पहने हुए थे प्लेटो ने, इनका उपयोग अरस्तु ने नहीं किया। अरस्तु ने स्वतंत्र रूप से समीक्षा हमारे समक्ष प्रस्तुत की। उसके बाद आता है अरस्तु एक दर्शन शास्त्री, राजनीतिज्ञ, काव्य शास्त्री तथा भाषण शास्त्री माने जाते हैं। उसके बाद है कि अरस्तु ने 3 प्रमुख सिद्धांत हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं: अनुकरण का सिद्धांत, त्रासदी का सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति के अंदर जब कला उत्पन्न होती है तो वह कला अनुकरण से ही उत्पन्न होती है। अरस्तु का मानना है कि प्रत्येक कला अनुकरण से ही उत्पन्न होती है और अनुकरण करना मनुष्य की मौलिक प्रवृत्ति होती है। एक जो मनुष्य है उसकी मौलिक प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति है अनुकरण करना, और उसी अनुकरण से काव्य कला का जन्म होता है। लेकिन फर्क इतना है कि ये जो कवि का जो अनुकरण होता है वह संगीत में अनुकरण होता है, वह भावनाओं का अनुकरण होता है, वह वासनाओं का अनुकरण होता है, विचारधाराओं का अनुकरण होता है। स्थूल का मूर्त रूप का अनुकरण नहीं हुआ करता है, एक चित्रकला की चित्रकार की तरह अनुकरण नहीं हुआ करता है। उसके बाद इन्होंने दिया त्रासदी सिद्धांत। त्रासदी सिद्धांत इन्होंने कहा कि जो दुखांत घटनाएं होती हैं उन दुखांत घटनाओं को इन्होंने त्रासदी कहा कि ये त्रासदी हैं, ये दुखांत हैं, और इन दुखांत घटनाओं के लिए को दूर करने के लिए इन्होंने विरेचन सिद्धांत प्रतिपादित किया कि इनका विरेचन कर मनुष्य का व्यक्तित्व उज्जवल बनाया जा सकता है। उसके बाद आता है कि अरस्तु ने 400 ग्रंथों की रचना की। अरस्तु ने कितने ग्रंथों की रचना की? 400 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से 3 प्रमुख ग्रंथ हैं और अनेक परीक्षाओं की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि अरस्तु के 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं। सबसे पहला ग्रंथ आता है पेरिपोइटिकेस। पहला ग्रंथ है पेरिपोइटिकेस। यह एक काव्य शास्त्र है और इसमें काव्य शास्त्र के मौलिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है कि एक कविता का सौंदर्य भाव क्या होता है, एक कविता का सौंदर्य पक्ष क्या होता है और सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कविता कैसी होनी चाहिए। तो ये जो रचना है इनकी पेरिपोइटिकेस, यह एक काव्य शास्त्र है और इसमें काव्य के मौलिक सिद्धांतों का वर्णन
किया गया है। दूसरी रचना इनकी है तेखनेस रितोरिकेस। तेखनेस रितोरिकेस। आप भी मेरे साथ बोलिए ताकि ये आपको याद हो जाए। पहली थी पेरिपोइटिकेस, पेरिपोइटिकेस। दूसरी है तेखनेस रितोरिकेस। यह एक भाषा शास्त्र है और इसमें भाषा से संबंधित तत्वों को सम्मिलित किया गया है, भाषा की विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद तीसरा है वसीयतनामा। यह दास प्रथा की मुक्ति का घोषणा पत्र माना जाता है। दास प्रथा का जिक्र किया प्लेटो ने भी, लेकिन प्लेटो ने केवल जिक्र मात्र किया। यहाँ जो अरस्तु थे, इन्होंने दास प्रथा को समाप्त करने के लिए एक ग्रंथ का निर्माण किया और वो ग्रंथ था इनका कौन सा? वसीयतनामा। वसीयतनामा में इन्होंने दास प्रथा से मुक्ति का वर्णन किया है, दास प्रथा को खत्म करने का वर्णन किया है। ये थे अरस्तु के मुख्य बिंदु कि इनका विचार क्या था। सिंपल हमें समझ आया होगा कि प्लेटो और अरस्तु दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते हुए भी बहुत अधिक भिन्न पाए जाते हैं। प्लेटो हमेशा केवल मूर्त रूप का वर्णन करता है और अरस्तु हमेशा सूक्ष्म रूप का वर्णन करता है। काव्य की बात करते हैं, कविता की बात करते हैं, तो अरस्तु कहता है कि जो कविता होती है वह समाज उपयोगी होती है और कवि भी राष्ट्र उत्थान में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन प्लेटो कहते हैं कि कविता फोटोकॉपी की फोटोकॉपी है, उसे त्याज्य देना चाहिए और कवि को भी देश निकाला दे देना चाहिए। ये दोनों का मेन अंतर माना जाता है विचारधाराओं का। उसके बाद आता है कि जो अरस्तु थे, इनके प्रमुख सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत हमारे समक्ष आता है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत की यदि हम बात करते हैं तो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से भिन्न पाया जाता है, क्योंकि प्लेटो कहते हैं कि जो अनुकरण हुआ करता है वह केवल बाह्य स्थूल रूप का अनुकरण होता है। अनुकरण जगत का हुआ करता है। जगत वस्तु का अनुकरण काव्य कहलाता है और जगत वस्तु स्वयं ही मिथ्या है, इसलिए काव्य भी मिथ्या है। यह सत्य से कोसों दूर है। लेकिन अरस्तु कहते हैं कि ऐसा नहीं है, अनुकरण हमेशा संगीत का होता है, अनुकरण हमेशा आंतरिक होता है और हर कला का जन्म ही अनुकरण के कारण पाया जाता है। उसके बाद आता है कि प्लेटो ने काव्य की तुलना चित्रकला से की है। प्लेटो ने काव्य की तुलना चित्रकला से की है, परंतु अरस्तु ने काव्य की तुलना संगीत से की है। दोनों के विचारों में बहुत अधिक अंतर यहाँ दिखाई देता है। प्लेटो कहते हैं कि जो काव्य है वह काव्य की तुलना चित्रकला से मानी जाती है। जिस प्रकार से एक चित्रकार बाह्य सजावट को देखकर उसका अनुकरण कर लेता है, बाह्य रूप को देखकर, मूर्त रूप को देखकर उसका अनुकरण करता है, उसके आकार का अनुकरण करता है, उसके विकार का अनुकरण करता है, उसके अंदर रूप रंग जो है उसका अनुकरण करता है एक चित्रकार। लेकिन जो अरस्तु हैं, अरस्तु कहते हैं कि काव्य की तुलना उन्होंने संगीत से की कि एक कवि जो होता वो अनुकरण तो करता है लेकिन संगीत में अनुकरण करता है। वह भावनाओं का अनुकरण करता है, वासनाओं का अनुकरण करता है, वह विचारधारा का अनुकरण करता है, सूक्ष्म अनुकरण करता है, कभी भी स्थूल या मूर्त अनुकरण नहीं करता है। तो दोनों की विचारधाराओं में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। उसके बाद है कि अरस्तु को अनुकरण का व्यापक व सूक्ष्म अर्थ का ज्ञाता माना जाता है। दोस्तों, जो प्लेटो थे उन्होंने भी अनुकरण सिद्धांत तो दिया, लेकिन उनका जो अनुकरण था वह केवल बाह्य स्वरूप तक ही सीमित था। अरस्तु को वास्तविक रूप में अनुकरण का सूक्ष्म और व्यापक ज्ञाता माना जाता है कि अरस्तु ने जो अनुकरण सिद्धांत प्रस्तुत किया वह वास्तव में अनुकरण की गहराइयों को लिए हुए था। उसके बाद आता है कि अरस्तु के अनुसार अनुकरण का विषय कर्मरत मनुष्य हुआ करता है। अरस्तु कहते हैं कि जो अनुकरण है उस अनुकरण का विषय काव्यरत कर्मरत मनुष्य होता है, कि एक कवि अगर अनुकरण करता है तो वह किसी प्रगतिशील मनुष्य का अनुकरण करता है, उसकी भावनाओं विचारधाराओं का अनुसरण करता है। अरस्तु के अनुसार अनुसरण हमेशा
कर्मरत मनुष्य का होता है, क्योंकि जब व्यक्ति कर्मरत होता है तो उसके अंदर भावनाओं का जन्म होता है, उसके अंदर विचारों का जन्म होता है। कुछ दुखांत विचार आते हैं तो कुछ सुखांत विचारों का जन्म होता है। दुखांत विचारों का विरेचन कर दिया जाता है और सुखांत विचारों से नवीन कला का जन्म हो जाया करता है। तो इन्होंने कहा, अरस्तु ने, कि जो अनुकरण है वह उसका विषय हमेशा कर्मरत मनुष्य हुआ करता है। आगे आता है कि अरस्तु ने स्पष्ट किया कि कवि व चित्रकार के कला माध्यम अलग अलग होते हैं। अरस्तु ने स्पष्ट किया कि एक कवि और एक चित्रकार के कला के जो माध्यम होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। चित्रकार बाहरी रूप का अनुकरण करता है, जबकि एक कलाकार आंतरिक स्वरूप का अनुकरण करता है। एक जो कवि होता है वह आंतरिक भावनाओं का अनुकरण करता है, नई भावनाओं को जन्म देता है, अनूठे विचारों, कर्मशील या क्रियाशील विचारों का अनुकरण करता है। एक चित्रकार की तरह बाह्य स्वरूप का अनुकरण नहीं करता है। ये थे हमारे अनुकरण सिद्धांत से संबंधित। आशा रखती हूँ आप सभी को समझ आया होगा कि अनुकरण सिद्धांत क्या है। प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत केवल बाहरी अनुकरण सिद्धांत है और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत आंतरिक अनुकरण सिद्धांत है। अरस्तु के अनुसार अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति होती है और उसी अनुकरण से काव्य का जन्म होता है, उसी अनुकरण से कला का जन्म होता है। आइए आगे हम देखते हैं कि अनुकरण सिद्धांत में और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हमारे समक्ष अरस्तु ने प्रस्तुत किए हैं। आगे अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हमारे समक्ष आए हैं। आगे अरस्तु कहना चाहते हैं कि अनुकरण किसी तीन में से एक प्रकार से किया जा सकता है। कोई वस्तु है, उसका यदि हमें अनुकरण करना है, कोई विचार अगर है तो उसका अगर हमें अनुकरण करना है तो तीन प्रकारों में से किसी एक प्रकार से अनुकरण किया जा सकता है। तीन प्रकार अनुकरण के बताए अरस्तु ने कि जैसे वस्तु थी या है उसका अनुकरण करना, पहले जैसे वस्तु जैसी थी या वर्तमान समय में है या तो उसका अनुकरण करना, उस प्रकार से अनुकरण करना। इसको अरस्तु ने कहा प्रतीयमान, कि कोई वस्तु है उसके प्रतिमान को कि वह वस्तु कैसी है या कैसी थी उसके आधार पर उसका अनुकरण करना। दूसरा अनुकरण अरस्तु ने बताया जैसी वस्तु कही या समझी जाती है उसके आधार पर अनुकरण करना। पहला अनुकरण बताया, या तो आप अनुकरण कर सकते हो किसी विचार या वस्तु का कि वह वस्तु पहले कैसी थी और आज कैसी है, या तो उसके आकार के आधार पर आप उसका अनुकरण कर सकते हो। दूसरा आधार आता है अनुकरण का कि वह वस्तु कही या समझी जाती, जैसी वह कही या समझी जाती है। इसको इन्होंने कहा आदर्श, कि कोई भी वस्तु या विचार किस प्रकार से कहा या उसे किस प्रकार से समझा जाता है, यह एक आदर्श रूप होता है। तो किसी वस्तु का आदर्श रूप का अनुकरण किया जा सकता है। तीसरा प्रकार इन्होंने बताया जैसी वह होनी चाहिए, इस आधार पर आप अनुकरण कर सकते हो कि जो संभाव्य है, संभावना है कि वह वस्तु कैसी होनी चाहिए। इन तीन आधारों पर किसी विचार या वस्तु का अनुकरण किया जा सकता है। सबसे पहले अरस्तु कहना चाहते हैं कि या तो प्रतीयमान के आधार पर अनुकरण कर सकते हैं, या आदर्श के आधार पर अनुकरण कर सकते हैं, या संभाव्य के आधार पर अनुकरण कर सकते हैं। आदर्श प्रतीयमान के आधार पर यानी वस्तु की जो प्रतिमा दिखाई दे रही है वह वस्तु पहले कैसी थी या वर्तमान में कैसी है, उस आधार पर अनुकरण कर सकते हैं। दूसरे इन्होंने बताया उसके आदर्श के आधार पर अनुकरण कर सकते हैं कि वह वस्तु कैसी कही जाती है और कैसी समझी जाती है, किस प्रकार से समझी जाती है, उसका अर्थ क्या समझा जाता है, या उसे किस प्रकार के प्रसंग में कहा जाता है। इन विचारों का अनुकरण किया जा सकता है। और तीसरा अनुकरण उन्होंने बताया कि संभाव्य आधार पर अनुकरण किया जा सकता है कि वह वस्तु कैसी होनी चाहिए थी, वह वस्तु कैसी होनी चाहिए थी, कैसी होनी चाहिए, इस आधार पर अनुकरण किया जा सकता है। तो किसी भी विचार का अनुकरण
तीन माध्यम से किया जा सकता है। अरस्तु का कहना है कि वह वस्तु जैसी थी या है ये प्रतिमान है, और ये इस प्रतिमान का प्रयोग किया केवल बाहरी रूप, और बाहरी रूप का प्रयोग किया किसने? प्लेटो ने। उसके बाद कहा जैसी वस्तु कही या समझी जाती है, यानी उस वस्तु की उपयोगिता क्या है, उस वस्तु या विचार का हमारे जीवन में महत्व क्या है, उसे आदर्श कहा। और आदर्श का अनुकरण सदा से होता आया है। अरस्तु कहते हैं कि आदर्श का अनुकरण होना ही चाहिए। उसके बाद है जैसी वह वस्तु होनी चाहिए, यानी संभावना कैसी है कि यह विचार, यह कविता या यह वस्तु भविष्य में किस प्रकार से उपयोगी हो सकती है, कैसा उसकी संभावना हम होती है, उसके आधार पर हम अनुकरण करते हैं। अनुकरण सिद्धांत में अरस्तु आगे कहते हैं कि अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है वो संवेदनमय है, संवेदनशील है, प्लेटो की तरह घोर आदर्शवादी नहीं है। प्लेटो का, अरस्तु का जो अनुकरण है वह कल्पना युक्त है कि भविष्य में भी किस प्रकार से कल्पना की जा सकती है, और इनका जो अनुकरण सिद्धांत है वह शुद्ध प्रतिकृति नहीं है। ध्यान देने योग्य है कि अरस्तु का अनुकरण कैसा है? संवेदनमय है। अरस्तु का अनुकरण जो है वो कल्पना युक्त है, लेकिन शुद्ध प्रतिकृति नहीं है कि यह आत्मा की ही अनुकृति है। जैसे प्लेटो ने कहा कि सत्य की जो सत्य है, विचार है, उसकी अनुकृति है, प्रतिकृति है क्या? जगत, और जगत की प्रतिकृति है कविता। तो इन्होंने, अरस्तु ने कहा कि जो काव्य है वह कोई प्रतिकृति नहीं होती है, किसी का अनुकरण, किसी का मात्र अनुकरण नहीं होता है, बाहरी स्वरूप का अनुकरण नहीं होता है। तो इनका जो अनुकरण है वह आपका प्रतिकृति नहीं होता, शुद्ध प्रतिकृति नहीं होता है, जबकि सृजनात्मक विचारों का भी इसमें समावेशन पाया जाता है। उसके बाद अरस्तु कहना चाहते हैं कि अनुकरण के माध्यम, विषय और विधान पर विस्तृत इन्होंने चर्चा की कि अनुकरण का विषय क्या होना चाहिए, अनुकरण का माध्यम क्या होना चाहिए, और अनुकरण का विधान कैसा होता है। तीनों बिंदुओं पर इन्होंने विस्तृत वर्णन हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। अरस्तु कहते हैं कि जो अनुकरण का माध्यम है, यह माध्यम आपका भाषा होना चाहिए, यह माध्यम आपके विचार होने चाहिए, यह माध्यम आपकी जो आंतरिक भावनाएं हैं वो होनी चाहिए। इसका जो विषय है वह आपका संगीत होना चाहिए, और इसका जो विधान है वह आपका परिवर्तनशील होना चाहिए। इन तीनों बातों पर बल दिया किसने? अरस्तु ने। अरस्तु कहते हैं कि कविता मात्र छंदबद्ध प्रस्तुति नहीं होती है, कोई भी कविता मात्र छंदबद्ध प्रस्तुति नहीं होती है। कविता के माध्यम से विरेचन संभव होता है, कविता के माध्यम से शुद्धिकरण संभव होता है। उसके बाद अरस्तु कहना चाहते हैं कि सामान्यतः तीन प्रकार, अरस्तु ने सामान्यतः तीन प्रकार की शैलियों का वर्णन किया है। इनके नज़र में कविता की तीन प्रकार की शैलियाँ होती हैं। पहली शैली है प्रबंधात्मक शैली। प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया काव्य एक ऐसा काव्य होता है जिसमें कवि स्वयं पात्रों के साथ साथ स्वयं की भूमिका भी निर्धारित करता है। कोई भी कथन कवि स्वयं कहता है और पात्रों से भी कहलवाता है। ऐसा जो संयोग पाया जाता है वो प्रबंधात्मक शैली में पाया जाता है। कभी कवि स्वयं रोल अदा करता है तो कभी पात्रों से रोल अदा करवा देता है, बीच बीच में अपने कथन प्रस्तुत करता है और कभी पात्रों से भी कथन प्रस्तुत करवा देता है। तो ऐसी जो शैली है वो प्रबंधात्मक शैली कही जाती है। उसके बाद आत्म अभिव्यंजनात्मक शैली। जो आत्म अभिव्यंजनात्मक शैली है, इस शैली में कवि प्रारंभ से लेकर अंत तक स्वयं ही भूमिका को अदा करता है, स्वयं ही कथन कहता है और इन कथनों का क्रमवार एक जैसा पाया जाता है। ऐसी शैली को आत्म अभिव्यंजनात्मक शैली कहते हैं। उसके बाद तीसरी शैली इन्होंने बताई नाट्य शैली, कि कोई भी जो काव्य कला है उसकी तीसरी शैली नाट्य शैली हो सकती है, और नाट्य शैली में कवि स्वयं को दूर रखता है और पात्रों के माध्यम से कथन को प्रस्तुत करवाता है। ध्यान रखिएगा, तीनों के बारे में पूछ लिया जाता है। जो प्रबंधात्मक शैली होती है इसमें कवि अपने भी
भाव प्रस्तुत करता, अपने कथन भी प्रस्तुत करता है और पात्रों से भी कथन प्रस्तुत करवाता है। जो आत्म अभिव्यंजनात्मक शैली होती है, इसमें केवल कवि आरंभ से लेकर अंत तक अपने ही भाव प्रस्तुत करता है और यह भाव क्रमबद्ध पाए जाते हैं। उसके बाद है नाट्य शैली। नाट्य शैली में कवि अपने आप को दूर रखकर केवल पात्रों के माध्यम से संवाद प्रस्तुत करवाता है, तो यह क्या कहलाती है? नाट्य शैली कहलाती है। 3 शैलियों पर बल दिया किसने? अरस्तु ने। उसके बाद आता है कि अरस्तु की जो काव्य कला है ये सर्वोच्च अनुकरण कला है। अरस्तु के अनुसार काव्य कला सर्वोच्च अनुकरण कला होती है और बाकी जो कलाएं, ललित कलाएं हैं, वो निम्न कलाएं कहलाती हैं। तो इनके अनुसार सर्वोच्च अनुकरण कला है तथा सभी ललित कलाओं से श्रेष्ठ पाई जाती है कि जो अनुकरण कला है यह सबसे सर्वोच्च कला मानी जाती है। जो ललित कलाएं हैं जो स्वयं से उत्पन्न होती है, इन सबसे श्रेष्ठ कला मानी जाती है कौन सी? अनुकरण कला। इसके बाद हम देखते हैं कि अरस्तु कहते हैं कला उनको पूर्ण करती है जिसे प्रकृति भी पूर्ण नहीं कर सकती है। यहाँ अरस्तु जी प्लेटो के विचारों की समीक्षा करते हुए कहते हैं कि प्लेटो कहते हैं कि जो कला है वह हमें कुछ नया नहीं सिखाती है, जो कला है वो केवल अनुकरण मात्र होती है। उनके विचारों की समीक्षा करते हुए अरस्तु कहते हैं नहीं, कला केवल अनुकृति नहीं है, कला हमें वह भी सिखाती है जो प्रकृति हमें नहीं सिखा पाती है। तो यह प्रकृति या वस्तु जगत का मात्र अनुकरण कैसे हो सकती है? हाँ, कला अनुकरण से उत्पन्न होती है लेकिन मात्र अनुकरण ही नहीं होती, इसमें सृजनात्मक क्षमता भी पाई जाती है। तो ये विचार थे अरस्तु के। अब हम देखते हैं कि अरस्तु का जो सिद्धांत था, इनके कौन से इतिहासकारों ने इनका समर्थन किया और इनके अनुकरण सिद्धांत को उन्होंने किस प्रकार से अपने शब्दों में प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले इतिहासकार आते हैं प्रोफेसर बूचर। प्रोफेसर बूचर कहते हैं कि अरस्तु के द्वारा प्रयुक्त अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान करना। प्रोफेसर बूचर कहते हैं कि अरस्तु ने जो अनुकरण प्रस्तुत किया उस अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान द्वारा जो वस्तु जगत हमें दिखाई देता है उसके द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान करना, जो मूल तत्व होता है उसका आख्यान करना, पुनराख्यान करना, पुनः कथन कहना, उसको पुनः स्पष्ट करना। प्रोफेसर बूचर कहते हैं कि अरस्तु का जो अनुकरण है उस अनुकरण का अर्थ है कि प्रस्तुत सादृश्य जो दिखाई देने वाला विधान है, वस्तु जगत है, उस वस्तु जगत के द्वारा मूल तत्व की विवेचना करना, मूल तत्व का पुनराख्यान करना अनुकरण कहलाया। उसके बाद है प्रोफेसर मुरे। प्रोफेसर मुरे कहते हैं कि अनुकरण का अर्थ सृजना का आधार नहीं अपितु पुनर्सर्जना है। ये कहना चाहते हैं मुरे कि जो अरस्तु का अनुकरण है उस अनुकरण का अर्थ सृजना का आधार नहीं है कि केवल सर्जना किया जाए, केवल बुनियादी ढांचा प्रस्तुत किया जाए, बल्कि उसका जो अर्थ है वो पुनर्सर्जना है। कोई भी विचार या वस्तु जो हमें सादृश्य दिखाई दे रही है उसका पुनर्सर्जन करना, उसका पुनर्निर्माण करना और काव्य कला के अंतर्गत क्रिएटिव विचारों को प्रस्तुत करना ही इनका क्या है? अनुकरण कहलाता है। उसके बाद आते हैं अबरक्राम्बी। अबरक्राम्बी के अनुसार यदि कविता प्रकृति का केवल दर्पण होती तो वह बहुत कुछ हमें और नहीं दे पाती, वह भी देती है जो प्रकृति नहीं दे सकती है। तो ये अबरक्राम्बी कहते हैं कि यदि कविता प्रकृति का केवल दर्पण होती, कविता यदि वस्तु जगत का केवल दर्पण होती तो हमें केवल वही दे पाती जो प्रकृति दे पाती है, लेकिन कविता तो हमें उससे भी अधिक बहुत कुछ दे देती है। तो कविता को ये जो अबरक्राम्बी है ये कहना चाहते हैं कि अरस्तु ने जो कविता का भाव सौंदर्य और जो सौंदर्य शास्त्र के अनुसार व्याख्या प्रस्तुत की है बहुत ही सटीक व्याख्या है। उनके अनुसार कला या काव्य केवल मात्र अनुकृति
नहीं है, केवल मात्र अनुकरण नहीं है। तो ये कुछ विचार थे इनके अनुकरण सिद्धांत को लेकर। आशा रखती हूँ अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत सभी को समझ आया होगा, अरस्तु के विचार समझ आए होंगे, बहुत कठिन नहीं है। अरस्तु पे जिस प्रकार से प्लेटो पे हमने 2 बातों पर बल दिया, उसी प्रकार से हम अरस्तु की काव्य धारा को भी, अरस्तु की विचारधारा को भी 2 शब्दों से समझते हैं। इन्होंने कहा जो अनुकरण है वह मात्र प्रकृति का अनुकरण नहीं है, अनुकरण में सृजनात्मक शक्ति पाई जाती है। इन्होंने कहा जो अनुकरण होता है वह हमें वह भी सिखाता है जो प्रकृति नहीं सिखा पाती है। इन्होंने कहा अनुकरण केवल बाह्य आकृति का नहीं होता है, रंग रूप का नहीं होता है, अनुकरण हमेशा विचारों का होता है, अनुकरण हमेशा काम वासनाओं का होता है, अनुकरण हमेशा आंतरिक भावनाओं का होता है, जिससे दुखांत घटनाओं का विरेचन कर नवीन भावनाओं का सृजन किया जा सकता है। इन्होंने कहा जिस प्रकार से दुख को दूर करने के लिए हमें विरेचन की सहायता लेनी पड़ती है, रोग मुक्त होने के लिए विरेचन की सहायता लेनी पड़ती है, इसीलिए मानव के दूषित विचारों को दूर करने के लिए भी हमें काव्य के विरेचन की सहायता लेनी पड़ती है, काव्य कला की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये जो नियम था अनुकरण का कि अनुकरण जो है वह शुद्ध और सात्विक अनुकरण हुआ करता है, अनुकरण देश के लिए उपयोगी होता है, राष्ट्र उत्थान में उपयोगी होता है, अनुकरण एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए उपयोगी होता है, और अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति होती है। अनुकरण से ही नवीन कला का सृजन होता है, नवीन कला का निर्माण किया जा सकता है। तो ये विचार थे किसके? अरस्तु के। और ये थे अरस्तु का समर्थन करने वाले आपके इतिहासकार है, बूचर है, प्रोफेसर मुरे है और अबरक्राम्बी है। इन्होंने समर्थन किया किसका? अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का। अगले क्लास में हम देखेंगे कि अरस्तु का जो समीक्षा थी वो समीक्षा किस आधार पर की गई। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की भी कुछ समीक्षा आलोचकों ने हमारे समक्ष प्रस्तुत की, वो कौन कौन से आधार बनाए समीक्षा के। और फिर हम देखते हैं कि जो अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत है और जो विरेचन सिद्धांत है उसकी व्याख्या। इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ और इंतजार करिए अगले क्लास का। पुनः हम आपके समक्ष अति शीघ्र ही प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।